नमस्कार फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एक्यूप्रेशर के इस मास्टर क्लास में। एक्चुअली जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड प्रेशर मास्टर क्लास, और इसमें एक्चुअली एक्यूप्रेशर कहाँ से आ गया? तो जो एक्यूप्रेशर का एडवांस डायग्नोसिस है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यह कोर्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वह कोर्स जो एक्यूप्रेशर के साथ जुड़ा नहीं है, वो जनरल जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है जो एक्यूप्रेशर के बारे में आपको बताता है कि हाई ब्लड प्रेशर को एक्यूप्रेशर से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से हम ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हैं। वो एडवांस प्रोटोकॉल्स क्या हैं जिनको यूज करके हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आज के वर्कशॉप में। तो टॉपिक्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और ब्लड प्रेशर का, जो एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी का, ये सब चीजें आप पहले समझेंगे और ब्लड प्रेशर के रीजंस को समझेंगे। मैनेजमेंट कैसे करते हैं ब्लड प्रेशर का, वो नॉर्मल जो मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से समझेंगे। और फिर आयुर्वेद जो है क्या कहता है इसके बारे में, और आयुर्वेद जो है ब्लड प्रेशर के बारे में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, साथ ही ये क्या कॉमन मेडिसिन हो सकती है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसको आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन जो है जनरल मेडिसिन है, मतलब जो है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट जो है इसमें, उसमें हमने ऐड किया है। और ये पतंजलि के स्टोर पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही कॉमनली। ये है एडवांस जो मेडिसिन का प्रोटोकॉल आप चाहेंगे तो अपने वैद्य के साथ या डॉक्टर के साथ मिलके आप उसको बना सकते हैं, लेकिन एक बेसिक प्रिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। काफ़ी समय तक हमने पतंजलि में काम किया है और अनुभव भी है। लगभग 10 साल हमने जो काम किया है, लगभग सभी दवाओं की जानकारी है पतंजलि में, क्योंकि हमने उनको यूज भी किया है एज ए डॉक्टर। मतलब प्रिस्क्राइब तो नहीं किया, लेकिन एज ए होलसेलर हमने काफ़ी दवाइयाँ बेची हैं। हर दवाई के बारे में बारीकी से जानकारी है, उसकी इकोनॉमी भी जानकारी है और उसके सिम्टम्स और जो भी यूजेज है वो, तो ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप और डिटेल में जाना चाहिए ना तो किसी पतंजलि के स्टोर पे या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे उसके प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन वहां भी लीजिएगा ना तो मोटा मोटी यही दवाएं होती हैं। ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि आपके काम आएंगे। डाइट, आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का डाइट प्लान मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी आप किसी डाइटिशियन के पास जाइएगा ना तो वो आपको इसी तरह का डाइट प्लान आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, और योगा प्राणायाम मुद्रा थेरेपी क्या इसमें लगने वाली है वो सब जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्यूप्रेशर में जो हाई ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक बेसिक जानकारी पहले लेंगे, और फिर हम बेसिक जानकारी लेने के बाद एक डीप डायग्नोसिस भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग, जब आप ये स्लाइड आपको मिलेगी ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। किसी भी इमेज को टच करेंगे ना तो वो ओपन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में समझे, क्या है ये, कैसे होता है ब्लड प्रेशर। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है सभी को? चेंजेस स्क्रीन में दिख रहे हैं? ये देखिए अभी। ओके, थैंक यू। तो तो उसको समझने के लिए कि इसके एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इसके लिए जो हमको उसके कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। इसके कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, एक पूरा जो है पिक्चर जो है ले लेते हैं हार्ट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी। ठीक है, तो यहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये हार्ट का आप पूरा शेप देख पा रहे हैं।
ठीक है। तो हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो पंप करता है ब्लड को। ठीक है। इसलिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैम्बर है, और ये सही से काम करेगा एलवी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट ये। और अगर ये पंप करता है ना, तो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ब्लड जाता है। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी जो धमनी है वो आयोटा कहलाती है। और ये जो है सबसे रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा ब्लड प्रेशर के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। अब जो आयोटा है, ठीक है, वो तो एक बहुत बड़ी धमनी है ना, तो वो हर सेल तक तो नहीं पहुंचेगी ना, इतनी मोटी धमनी। तो आगे जाके वो नैरो, छोटे छोटे, पतली पतली धमनियों में, और अंत में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो पहले, सबसे पहला तो लेफ्ट जो है वेंट्रिकल है, ये जिम्मेवार है। दूसरा जो बड़ी वाली धमनी है वो जिम्मेवार है। तीसरा जो ये धमनी के जो वॉल्स होते हैं ना, ठीक है, आर्टरीज के वॉल्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मसल्स होने चाहिए। तो ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए। अब इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा रुकते हैं। हमारे हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, वहां से ब्लड जो है आउटा के थ्रू बाहर निकला। ठीक है। अब जो है वो हर सेल तक उसको ब्लड पहुंचाना है। हर सेल तक उसको ब्लड पहुंचाना है, हर सेल। अब सेल मतलब वो तो बहुत छोटा है, वहां तक ब्लड पहुंचाने के लिए पाइप भी छोटा होना चाहिए। वहां तक पाइप भी छोटा होना चाहिए, ये छोटे छोटे पाइप होते हैं। तो आयोटा एक महाधमनी है। ठीक है। वो जो है छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट होती है। फिर वो छोटे छोटे, मतलब एक सेल तक पहुंचते पहुंचते वो पाइप जो है ना, इस तरह ब्रांच होके, जैसे ये देखिए यहाँ पर हार्ट से ब्लड निकला। अब ये आर्टरी है, मतलब कि धमनी, जिससे ब्लड जो है शरीर के हर हिस्से तक जाता है। और वेन, ये शिराएं होती हैं। शरीर के हर भाग पर जो ब्लड जाता है ना, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करता हुआ जाता है, और वहां से वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है लेकर वापस आता है। ठीक है। तो जो शरीर से, हार्ट से हर सेल तक जो धमनियां जा रही, ठीक है, यहाँ रंग आपको लाल से दिखाया गया है, लेकिन जब वो वापस आती, ठीक है, तो ये ब्लैक या कि ये नीले रंग की हो जाती है। ठीक है। ये तो शरीर में इसी तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है। तो ये आयोटा, ठीक है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, ये सब एक ही नाम है, सबका काम है ब्लड को उस छोटे से हिस्से तक पहुंचा देना जहां उसकी जरूरत है। कैपिलरीज सबसे छोटी होती है। ठीक है। इसमें सबसे छोटी, ये जो आपको लग रहा है ना पाइप छोटा छोटा, सबसे छोटा पाइप जो है ये कैपिलरीज कहलाता है। और सबसे बड़ा वाला हो गया आयोटा। ठीक है। और उससे पतला वाला आर्टरी, और उससे भी छोटा आर्ट्रियोल। आयोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज। ब्लड जो है हार्ट से निकलता है और इस चेन के थ्रू जाता है हर सेल तक, शरीर का हर भाग तक, और वापस जो है वेन्स के थ्रू वापस आ जाता है। फिर वो हट ही में आएगा, आएगा तो फिर हट में, लेकिन क्या इसमें ऑक्सीजन अब नहीं, इसमें ऑक्सीजन अब नहीं। ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ में आई। ठीक है। अब जो है जो कंट्रीब्यूशन इसमें जो है प्लाज्मा का भी है। प्लाज्मा मतलब ब्लड का जो कंपोजिशन है,
उसमें प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, जैसे ब्लड जो होता है ना, उसमें प्लाज्मा भी एक चीज होती है। ठीक है, तो जैसे आप ब्लड को इस तरह से एक पाइप में डालकर छोड़ दीजिएगा, टेस्ट ट्यूब में डालकर छोड़ दीजिएगा, तो ये तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा ये थोड़ा पानी टाइप का हल्का पीला होता है, दूसरा ये जो लाल होता है, और बीच में हल्का सा ये हिस्सा होता है, ठीक है, जो एक बैरियर का काम करता है। तो इसमें क्या है ना, ये जो मेनली लाल है ना, ये लाल रक्त कोशिका आरबीसी है। जैसे ये जो घूम रहा है ना, ये क्या है, आरबीसी है। ठीक है, ये तो ये ब्लड का एक बड़ा पार्ट होता है। ब्लड का बड़ा पार्ट होता है, लगभग 45% होता है। और उसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में मतलब कि मेन न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको न्यूट्रिशन के अलावे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जो प्लेटलेट्स और इसके बीच में, और बहुत सारे प्रोटीन भी हैं। हमारे शरीर में कुछ भी है ना, जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, एक शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है। तो ये पानी है एकदम, प्लाज्मा क्या है, एक तरीके से पानी है जिसमें वो बहते हुए जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, नाव होते हैं। क्या होते हैं, नाव होते हैं, जो ब्लड को एक हिस्से से लेकर जो है दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ब्लड को ठंडा रखता है। ये प्लाज्मा घट जाएगा ना, तो ब्लड की गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, आयोटा जो है, इसके रुकिए, इसके पहले वाले साइड से आपको थोड़ा क्लियर कर दें, यहाँ से आपको समझना चाहिए। एक बार फिर से हम उसको क्लियर कर दें, क्योंकि नहीं समझिएगा या नहीं समझा पाएंगे तो हम, मेरे दिल में ही जो है थोड़ा सा रहेगा कि हम नहीं समझा पाए। ठीक है, ये जो है हार्ट का जो है, आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये किन किन हिस्से में बटा हुआ है, ये एक हिस्सा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है इस तरह से बटा हुआ है। अब देखिए, यहां से ब्लड निकलता है, ये वाली जो पाइप है ना, ये वाला जो बड़ा हिस्सा दिखा रहा है, ये आयोटा कहलाता है। ठीक है, तो जब हार्ट जो है ना दबेगा, पिचकेगा, तो ऑलरेडी यहाँ से ब्लड जो है ना प्रेशर से इसके थ्रू इधर निकल जाएगा, ये जो रास्ता है इसके थ्रू। ठीक है, तो हम लोग जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हिस्सा होता है, ये हिस्सा। ठीक है, इसको एल वी कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर वो लेफ्ट है तो ये साइड वाला जो है राइट वेंट्रिकल होगा, है ना। ये लेफ्ट है तो ये राइट वेंट्रिकल होगा। ये दो इंपॉर्टेंट हिस्से हो गए। ठीक है, और ये हिस्सा जो है आपका आर ए कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं राइट एट्रियम। एट्रियम को शॉर्ट में कहेंगे ए, आर ए, दिस इज आर ए। ठीक है, तो आर ए से वो ब्लड बाहर से आता है, जो अभी आपका जो ब्लड नीला हो गया था जो हम कह रहे थे, सिराओं से ये ब्लड यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचा, जब एक थ्रस्ट लगता है ना, तो ये इसमें आ जाता है, इस पाइप में। ठीक है, और ये जो पाइप है ना, पल्मोनरी पाइप, ये जो है पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड, ये ब्लड वहां पे ले जाएगा, साफ ब्लड को फिर इसके थ्रू इस चैम्बर में यहाँ ले जाएगा। ठीक है, तो नीला ब्लड जो है यहाँ पे आता है ना, तो फिर वो लंग्स में जाता है, और लंग्स से साफ होकर फिर एक झटके में यहाँ भी आता है। मतलब जब आपका हार्ट एक बार धक्के देकर जो है सिकुड़ता है, ठीक है, उसमें दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो जो साफ ब्लड है वो पूरे शरीर में फैलता है, दूसरा जो गंदा ब्लड है इसमें, ठीक है, जो आया है बाहर से, ठीक है, आपका आरबी में, वो लंग्स में चला जाता है। और जब फिर जो नॉर्मल शेप में जब
हट आएगा तो लंग्स से वो ब्लड फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर वो जो है अगला झटके में वो शरीर में चला जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो इसको आप मोटा मोटी ये समझिए कि ये हिस्सा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को शरीर तक भेजता है। ठीक है, और ये लंग्स में भी जो है, अगर आप ब्लड होता है ना, ठीक है, और लंग्स में जाता क्यों है? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो वो मतलब कि शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा पाएगा। तो यह एक साइकिल चलता है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं। और ये हाँ, फिर शायद सर ड्रॉप हो गए और मैं बाय डिफॉल्ट होस्ट बन गया हूँ, तो किसी और को बनाना है क्या, या वेट करें सर के आने का? अच्छा, कोई उसे नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, म्यूट ऑल हो रखा है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं सर। उनका नेटवर्क का इशू था, आई होप वो ड्रॉप हो गए, तो ज्वाइन कर रहे होंगे वो। जब तक अभी उन्होंने जो हार्ट के बारे में बताया है, तो बेसिकली हमारा हार्ट होता है, उसमें वाल्व होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। चलिए आ गए सर, आ गए। ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया था, चलिए उसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ओके, दिख रही है सर। दिख हाँ रही है। सर, दिख रही है। अच्छा ठीक है। अब हमें दो चीजों का पता चलता है। ठीक है, ये जो सबसे एक्चुअली ब्लड प्रेशर में ये तो जनरल चीज है जो सबको जानने की जरूरत है। ठीक है, और कोई डॉक्टर वगैरह जान ले ये जरूरी नहीं है। एक कॉमन सा स्टूडेंट भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी रखता है, जो भी 10th में भी हो तो जानकारी रखता है। तो इश्यू नहीं है इसके लिए, आम लोग को तो जानना ही चाहिए। तो एक है सिस्टोल प्रेशर, एक है डायस्टोल प्रेशर। सबसे ज्यादा हम लोग यही चेक करते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है इसको, तो the higher number in the blood pressure reading representing the force of blood against arterial walls। ठीक है, तो ये जो ब्लड है क्या कर रहा है ना, जब ये बहता है, ठीक है, तो ये इसकी गति का है सामने की ओर। एक पाइप है सपोज, ठीक है, और इस पाइप में कुछ बह रहा है, तो इसका स्पीड किधर है? सामने की तरफ। लेकिन इसका दबाव केवल सामने की तरफ नहीं होगा, इस दीवार पर भी होगा।
इस दीवार पर भी हो, जहां ये चल रहा है ना उसके सभी तरह की सभी जो दीवारों पर, दीवार पर भी ये दबाव डालता है, ये फैलते हो जाता है। तो ये दीवार पर जो दबाव डालता है ना उसी को हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। जो ब्लड बहता है तो ये इन पाइप्स के थ्रू, पाइप पर जो प्रेशर डालता है ना वो आपका जो है, एक्चुअली हम लोग ब्लड प्रेशर उसी को करते हैं, नॉर्मल भाषा में तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। अब जो है द लोअर नंबर इंडिकेट्स द फोर्स व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट्स। अब जैसे लव डब हृदय की गति जो है, जो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो लव डब इस तरह आवाज आती रहती है। ठीक है। तो दो आवाज के बीच में हार्ट को थोड़ा रेस्ट का मौका मिलता है। ठीक है। रेस्ट का मौका मिलता है उस समय। अब जैसे ये भी सोचने की बात है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ समय के लिए ये हार्ट जो है ना थोड़ा रेस्ट करता है। मतलब एक बार प्रेशर दे दिया, ब्लड सभी जगह चल गया, उसके बाद कुछ फ्रैक्शन के लिए जो है मतलब कि वो रेस्ट किया, उसके बाद वापस ब्लड आया तब हार्ट फ्लैग हो। ठीक है। तो ये ब्लड जाने और आने के बीच में थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ समय होता है, उसमें ब्लड ये हार्ट जो है रेस्ट कर लेता है। ठीक है। तो जो प्रेशर होता है ब्लड फेंकते समय आर्टिस्ट पे, और फिर वो जब वापस आता है, ठीक है, तो जो प्रेशर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। जब वापस आता है तो वो काउंटिंग होती है, जब जाता है वो काउंटिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से उसको पंप करना होता है। तो प्रेशर जो देते समय जाते ब्लड जो हार्ट से बाहर जा रहा है, जो प्रेशर है वो है सिस्टोल, और जो आ रहा है वापस उस समय वो है डायस्टोल। तो इसी को हम लोग नापते हैं। इसी को जो है, अगर ये गिनती ज्यादा आती है तो हम कहते हैं प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है मतलब धमनी की शिराओं पे रक्त का दबाव ज्यादा है, धमनी की शिराओं पे रक्त का दबाव ज्यादा है। यही हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इसमें दोनों हम लोग चीज देखते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है सिस्टोल, और नीचे वाला हिस्सा जो है डायस्टोल के रूप में हम लोग जानते हैं। और जो है एक और मैकेनिज्म है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये क्या है? आर्टरीज में जो है कुछ नसें होती, नर्व्स होती हैं जो रिसेप्टर का काम करती हैं। ठीक है। वो क्या है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस को चेक करती रहती है। मतलब जो प्रेशर है ना, जैसे एक पाइप होती है तो उसको जगह जगह प्रेशर सेंसर लगे हुए हैं, एक पाइप में तो कितना प्रेशर से ब्लड जो है जा रहा है, प्रेशर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। और जब वो चेंजेस आता है ना तो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि देखिए यहाँ चेंज आ गया, क्या हुआ यहाँ पर चेंज हुआ। ठीक है। अब ये जो है सिस्टम को तो रेनिन, देखिए इसको RWS सिस्टम के नाम से जानना जाता है। ठीक है। जो एनाटॉमी के क्लासेस है उसमें इसके बारे में डिटेल से जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब हार्ट की बात होगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे, ठीक है, कि एक RWS रैस सिस्टम होता है जो हार्मोन्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ जो है, जैसे रेनिन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर और भी जैसे कॉर्टेक्स में जो है एड्रिनल ग्लैंड्स है। ठीक है। और आर्टिकुलर जो आपके और एक्सेट्रा जो जितने भी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये बीपी को जो है ना रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स है। और जैसे एड्रिनलिन है, जैसे गुस्सा आ जाता है कभी या ताकत की जरूरत पड़ी तो आपका बीपी बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो
का जो कॉर्टेक्स है ना, इससे एड्रेनलिन हार्मोन जो है सिक्रेट होता है। वो जाता है, मैसेज करता है लीवर, लीवर जो है ग्लूकोज को सिक्रेट कर देता है और बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से और भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो इस प्रक्रिया में साथ देते हैं, और अगर ये सही से काम नहीं करें, ठीक है, तो बीपी बढ़ जाएगा और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकिएगा। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास जो एक रेस्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, और वो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आर्टरीज में जगह जगह पर, ठीक है, और स्पेशली जहां पर जो मतलब कि जहां पर कॉर्नर्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, वो ब्रेन को सिग्नल देते रहते हैं कि बीपी घटा हुआ या बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सभी रिसेप्टर्स उस समय भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है ना, अम, ये उसको कंट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि उस समय उसकी जरूरत होती है बीपी को बढ़ाने की। जैसे डर के आपको भागने की जरूरत पड़ गई, उसमें आपका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब आप शांति से हैं तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो दोनों सिम्टम्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बीपी बढ़ता है, ये पूरा सिस्टम उसको काम करता है उसके लिए। तो ये जो है RASS सिस्टम जो है वो चेक करता रहता है बीपी। अभी ये क्या है ना, काम सही से नहीं करता है ना, ये आपका सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है चेक करने वाला, तो बीपी बढ़ गया और आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, और बहुत सारे कारण है कि बीपी बढ़ सकता है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसको एक फॉर्मूले के द्वारा जो है, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है बस उसको समझ लीजिए। हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट के रूप में इसको मानते हैं। एक फॉर्मूले के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिखा, ये CO जिसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है, उसके द्वारा ये नापते हैं। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाने से भी बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरा नैरो आर्टरीज, जो हम ये आर्टरीज की बात कर रहे हैं अभी, अब वो पतली हो गई तो ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ना, ठीक, उनको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो ये आर्टरी जो है नैरो हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन आर्टरीज, ये वाला। दूसरा ये नैरो आर्टरीज, यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखे ना, ये क्रॉस कनेक्शन यहाँ पर पतला क्यों है? ये हिस्सा जो है वो ज्यादा वाइड क्यों है? ठीक है, इसमें कुछ प्लैंक जमा है। प्लैंक मतलब काई, काई कोलेस्ट्रॉल की काई हो सकती है। ठीक है, लेकिन दरअसल जो है यहाँ पर एक आपको व्यू देते हैं, अधिकतर लोगों को इस तरह से आर्टरीज नैरो हो जाती है। ठीक है, खान पान से तो ये हो ही सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ब्लड में इंफेक्शन, ये आर्टरीज कमजोर है, ये मसल्स हैं, ये कमजोर हो जाएंगे तो टूटेंगी। टूटेंगे ना तो बॉडी वहां पर एक प्लास्टर लगा देगी। जैसे आपका घर टूट जाता है तो आप तो उसको उसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं ताकि ना दिखे वो, है ना? फिर टूटेगा, फिर प्लास्टर लगा दिया जाएगा। तो आप प्लास्टर लगाते रहिएगा, आप कहिएगा ये प्लास्टर ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्लास्टर प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है वो जो दीवार है उस वो कमजोर है। दीवार आप मजबूत कीजिएगा ना तो ये प्लास्टर आपका नहीं चढ़ेगा। बॉडी प्लास्टर चढ़ा रही है ये, और ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं यही बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। बीमारी तो है कि आपकी दीवार कमजोर है, जो आर्टरी आपकी है कमजोर है। ठीक है, तो अगर हम आर्टरीज पे काम करेंगे ना तो ये इस तरह के प्लैंक नहीं बनेंगे,
जिस तरह का कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट जो है नहीं जमेगा। ठीक है, क्योंकि दरअसल हम इसे बैड कर रहे हैं, ये बैड नहीं है कहीं से भी, हमारे मसल्स को ये सेफ्टी दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, इंटरनल जो है ब्लीडिंग में भी ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो आर्टरी जो है ना, किसी कारण से इस तरह से ये जो पूरा गोल है, ये पूरा रास्ता, इतना बड़ा रास्ता मिला था जाने के लिए, तो अब यहाँ पर एक हिस्सा जो है ब्लैंक हो गया, मतलब वहां पर कुछ जमावट आ गई, जिस कारण से ये नैरो हो गया रास्ता। अब जो है चूंकि रास्ता नैरो हो जाता है ना, तो फिर प्रेशर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, आप इसको इजीली देख सकते हैं, जैसे आप अपने गार्डन में पाइप से जो है वाटरिंग करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो उसका मुंह थोड़ा सा बंद कर देते हैं ना, तो ज्यादा प्रेशर से पानी निकलने लगता है ना। तो उसी तरह से ये मुंह यहाँ पे थोड़ा बंद हो गया, तो प्रेशर जो है ये ब्लड के जाने का वो बढ़ जाएगा। क्यों? ताकि ये इसलिए है ना, ताकि जल्दी से उस अमाउंट को, उस ब्लड के अमाउंट को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर एक ऑर्गन, सपोज किडनी, और ये जो है आर्टरी जो है यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, सपोज कि 30 ml, ऐसा कोई नंबर हमने लिख दिया है, इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है, 30 ml। ठीक है, ब्लड जो है यहाँ पर पहुंचाती है। अब यहाँ पर जो ये हो गया नैरो, तो ये चूंकि जगह कम हो गया है, तो अगर 1 सेकंड में 30 ml पहुंचा रही थी, तो 1 सेकंड में ये पहुंचा पाएगी 20 ml। तब तो ये किडनी को दिक्कत हो जाएगी, किडनी को जितना प्रॉपर ब्लड चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको उतना ही 30 ml ब्लड मिले, इसके लिए जरूरी है कि हम स्पीड बढ़ा दें, जितना ब्लड का पहले स्पीड था उसको हम ज्यादा कर दें। तो कम समय में हमें 30 ml पहुंचाना है, उसके लिए क्या है ना, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। और किडनी में जितना इसको 30 ml का जरूरत है उसको उतना ही मिलेगा, लेकिन अब उसके लिए हार्ट को ज्यादा तेजी के साथ वहां पंप करना पड़ेगा। तो यह एक ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, नैरो जब आर्टरी हो जाती है, तो इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब यही चीज जो है ना, कि आर्टरी जो नैरो हो जाती है और कभी स्टिफ भी हो जाती है, कभी स्टिफ भी हो जाती है। तो आर्टरी जो है ना, ठीक है, कोई भी मसल जो है ना तभी बेहतर काम करेगी जब वो स्टिफ नहीं, वो कैसी है, स्टिफ नहीं हो, लचीली। कोई भी मसल लचीली होनी चाहिए, और जब वो लचीलापन उसका घट जाता है, तब हमें समस्या आ जाती। ठीक है, वो अब ये लचीला हो रहा है यहाँ पर, वही जो अभी हमने जो तस्वीर दिखाई, बस वही एक अलग एंगल से आप उसको दिखाया जा रहा है। पहले आप देखिए नॉर्मल सेक्शन आर्टरी का है। ठीक है, उसके बाद आर्टरी में जो है थोड़ा सा जो है कट आ गया। ठीक है, प्लैंक उसमें बढ़ता गया, फिर लास्ट में जो है ब्लड का जो वो नैरो हो गया आर्टरी का, कम ब्लड की सप्लाई हुआ, तो प्रेशर से ब्लड भेजना पड़ेगा ताकि शरीर के सभी हिस्सों तक ब्लड पहुंचे। इसके अलावा जो है अगर ब्लड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, अगर ज्यादा ब्लड जो है पहुंचाना होगा, तभी प्रेशर से पहुंचाना होगा। नॉर्मल जहां पर आपको ब्लड की सप्लाई होती है ना, अब ज्यादा ब्लड पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, तो बढ़ जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी में नॉर्मली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 50% तक बीपी बढ़ सकता है, और कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट के वॉल्व में भी इश्यू हो सकते हैं, जो ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं आपका वॉल्व खराब हो। ठीक है, तो कौन कौन से वॉल्व? प्रॉब्लम्स विद हार्ट वॉल्व्स कैन अफेक्ट द efficient फ्लो ऑफ ब्लड इफ ए वॉल्व इज नैरोड। जब वॉल्व जो होता है ना, जैसे उसका मुंह होता है, ठीक है, जैसे अभी हमने क्या है, धमनियों का जो है, जो एक क्रॉस कनेक्शन आपको दिखाया, वो प्लैंक जमने के कारण वो छोटा हो गया। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ भी तो बहुत सारे पाइप्स हैं। ठीक है, वॉल्व भी उसी तरह से जो है काम करते हैं।
ठीक है। तो अगर ये वॉल्व कमजोर पड़ जाएंगे तो भी ब्लड को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे अब ये मान लीजिए वॉल्व है, जैसे वहां पर जो पतली पतली धमनी आती, अगर ये वॉल्व छोटा हो जाए तो वॉल्व यहाँ पर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर देखिए ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। हम्म, पूरा। तो ये जो वॉल्व, ठीक है, अब यहाँ पर जो एलवी है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, यहाँ एक वॉल्व है, आउटिक वॉल्व। ये जो वॉल्व जो है ये कमजोर हो जाएगा ना, तो सही, सपोज कि इसको ऐसे समझिए, ये राइट एट्रियम से आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है ना, फिर ये वॉल्व बंद हो जाता है और उसके बाद ये ब्लड फिर इधर सप्लाई होता है। अब जो है ये वॉल्व सही से बंद नहीं हुआ, कमजोर हो गया, सही से बंद नहीं हुआ, तो हो सकता है कि कुछ ब्लड जो इधर जाना है ना वो लीक होकर वापस पीछे चला जाए, गेट नहीं बंद होने के कारण, ठीक है। अब ये जो ट्रैक का स्पीड वॉल्व कहलाता है, ट्रैक का स्पीड मतलब यहाँ पर 3 दांत होंगे, बाई का स्पीड वॉल्व मतलब 2 दांत होंगे, मतलब 2 नर्व्स होंगे या 2 लाइनें होगी, ठीक है। बाई का स्पीड और ट्रैक का स्पीड जो है होता है, ठीक है। क्वाड्रू का स्पीड मतलब 4 यहाँ पाइप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये वॉल्व भी कमजोर होंगे तो ब्लड का जो सप्लाई का जो एक डायरेक्शन है ना उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हार्ट को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार प्रेशर करता है तो उतना ब्लड नहीं जा पाता है, एक्चुअली जितना पहले जा पा रहा था, कुछ कुछ ब्लड जो है वापस पहले चला जाता है, आर्य में वापस जो है पीछे चला जाता है। तो ये वॉल्व कमजोर होने के कारण भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है वॉल्व नैरो हो गया हो, उसके कारण दिक्कत होती है, कमजोर हो गया हो, ठीक है। लेकिन वॉल्व अगर नैरो हो जाता है, ये जो रास्ता है ना, ये इतना चौड़ा रास्ता है, अब ये रास्ता छोटा हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे स्टेनोसिस, स्टेनोसिस, ठीक है। तो स्टोनोसिस के कारण ये वॉल्व जो है नैरो हो जाते हैं, जिस तरह से आर्टरीज नैरो हो जाती है वॉल्व भी नैरो हो सकते हैं, जिसके कारण भी बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि हार्ट पे ज्यादा प्रेशर। तो ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हार्ट का बहुत सारा जो है डिजीज हो सकता है, जैसे हाइपरट्रोपिक कार्डियो मायोपैथी। कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब काम न करना सही से, ठीक है। जब कोई चीज सही से काम नहीं करती उसको पैथी में जोड़ देते हैं, कार्डियो मायोपैथी। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब सही से काम ना करना। तो कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी सिम्टम हो सकता है, हार्ट के मसल सही से काम नहीं करे, कमजोर हो गए, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कारण जो है कई सारे हो सकते हैं। हमने हार्मोन्स के बारे में बात की, ठीक है, अभी कुछ देर पहले कि हार्मोन्स का अपना जो है एक पूरा सिस्टम, ठीक है, जिसको RASS सिस्टम कहते हैं। तो ये हार्मोन का भी अपना इन्फ्लुएंस होता है, को हार्मोन ज्यादा होगा कुछ कम होगा तो इसके कारण भी आपको बीपी हो सकता है। और ब्लड वेसल्स जो है उसमें प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कई सारी चीजें, जैसे जेनेटिक, माता पिता को बीपी है और बच्चों को भी बीपी है, माता पिता को बीपी है और बच्चों को भी बीपी है, ये एक जेनेटिक काउज हो जाता है। तो कई फैमिली में एक हिस्ट्री होती है ब्लड प्रेशर की, तो ये कारण भी हो सकता है। इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं नॉर्मली उनको बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शरीर में ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है।
जो वॉल्व हैं वो कमजोर हो जाते हैं या फिर नैरो हो जाते हैं। ऑलरेडी जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो उम्र बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाता है। ओल्ड एज में भी ये दिक्कत हो ही जाती है हाइपरटेंशन की। ठीक है, इसके अलावा उल्टा पुल्टा जो मर्जी सो खा लिया, ठीक है, जिसमें नमक ज्यादा हो, जिसमें साल्ट ज्यादा हो, ठीक है। तो नमक और चीनी दोनों ही नुकसानदेह हैं, लेकिन स्पेशली नमक जो है आपके हार्ट के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये आपका डाइट का भी गड़बड़ है। ठीक है, इसके अलावा जो मोटे लोग हैं उनका अलग प्रॉब्लम, एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बीपी को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज क्यों करें? एक्सरसाइज करने से जो मसल्स होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने से मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कोई भी मसल फ्लेक्सिबल होगा, हार्ट भी फ्लेक्सिबल होगा। जितने भी हमारे अंदर का ऑर्गन्स हैं, मस्कुलर हैं, वो सब जो है फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल जो जितना होगा उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। फ्लेक्सिबल जो जितना होगा वो उतना ही ज्यादा एक्टिव भी होगा। ठीक है, और जो जितना हार्ड हो जाएगा ना, वो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम सम होगा। ठीक है, अब जो है लाइफ स्टाइल में ये चीजें आती है, लाइफ स्टाइल में होना चाहिए। पहले लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा था ना, मेहनत ही करते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी जिम में जाकर पसीना बहाना भी एक मुश्किल काम होता है। एक मैंने इंटरव्यू देखा था काफी समय पहले। एक व्यक्ति था, अब वो क्या है ना, आ, उस काफी मस्कुलर बॉडी थी। लोग उसका राज जाना चाह रहे थे। उसका इंटरव्यू आया था, उसने कहा कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो घर का ही काम करते हैं। मतलब अलग से एक्सरसाइज वगैरह या एक्सरसाइज भी नहीं करते हम अलग से, नहीं हम जिम जाते हैं। हम तो घर में ही जो है जो काम करते हैं, खूब काम करते हैं। ठीक है, और हमें कोई जिम वगैरह ये सब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही एक्सटर्नाइज होके लोग, उसका इंग्लिश में इंटरव्यू था, लोग उसको मतलब कि चाव से जो है उसके पास आते थे पूछने के लिए क्या करें। तो वो बताता झाड़ू लगाओ, किचन में बैठ के काम करो, ठीक है, सीढ़ी पर जाओ, लिफ्ट में नहीं जाओ, साइकिल से जाओ, कहीं पे बाइसिकल मत यूज करो। मतलब ऐसे ऐसे टिप्स देता था, और लोग उसको पैसे देकर ये सब टिप्स जानना चाहते थे पर्सनली। उसकी फिजिक इतनी अच्छी थी। तो कहीं फिजिकल एक्सरसाइज करने की अपेक्षा घर में जो अपना लाइफ स्टाइल है उसको एक्टिव बनाना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और बैठे बैठे जब आप ओबेस हो जाते हैं, आपके शरीर में फैट जमा होता है, तो आर्टरीज भी मोटी होने लगती है, वो नैरो होने लगती है। तो ये भी आपको एक दिक्कत का काम करेगा। इसके अलावा जो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू खाते हैं, तो ये भी आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ये हार्ट की हीट को बढ़ा देता है। ठीक है, ये हार्ट की हीट को बढ़ा देता है। और उसके बाद जो है बीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितने भी आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं किसी भी तरीके से, इवन एलोपैथी मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी ये हार्ट की हीट को बढ़ाता है। ठीक है, शराब पीना, ये भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला ही है। तनाव में रहना, जो बहुत तनाव में रहते हैं, उस तनाव के कारण भी हार्ट पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो किडनी है, किडनी पर भी जो है जैसे बहुत सारे किडनी डिजीज जो होते हैं, किडनी क्या करता है ना, हार्ट को ठंडा रखता है। किडनी हार्ट को ठंडा रखता है। ठीक है, अब किडनी खुद ही जो है गर्म है, खुद ही ये ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो ये हार्ट को क्या ठंडा रखेगा? तो जब ये हार्ट को ठंडा रखता है ना, तो बीपी नहीं बढ़ता है। किडनी जब हार्ट को ठंडा रखता है, बीपी नहीं बढ़ता है। लेकिन किडनी जब हार्ट को ठंडा नहीं रख पाता है, ठीक है, तो बीपी बढ़ता है। हम लोग प्रेशर में इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं वैसे, है ना। और किडनी की हीट हार्ट के प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया एक्चुअली होता क्या है कि सांस लेते लेते सोए सोए सांस रुक जाती है। सोए सोए कभी सांस रुक जाती है अचानक से। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस भी आ जाती है। लेकिन ये समय जो है, कुछ समय जो सांस रुकी रहती है ना, वो बहुत ही मुश्किल फिर होता है। अब 10 सेकंड के लिए भी आपकी सांस रुक जाए, तो आप समझ लीजिए कितने प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। ये होता है। ठीक है, तो स्लीप एपनिया में भी जो है बीपी जो है बढ़ा रहता है।
और हार्मोनल जो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, एड्रेनलिन का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ये सभी जो है बीपी को बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है महिलाएं लेती है, उससे भी बीपी बढ़ने का चांस बना हुआ रहता है, ठीक है। तो कैसे मैनेज करें इस ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम डैश करते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जैसे फल खाना, सलाद खाना, ठीक है। पाउडर चीज़ों की जगह पूरा जो है अनाज जो है खाना। अगर रोटी भी ले रहे हैं तो वो जो है जिस आटे से बनी है वो थोड़ा मोटा हो, ठीक है, दरदरा हो। प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें फैट कम हो और जिसमें नमक कम हो, सोडियम इंटेक कम होना ये जरूरी है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इससे आपका पूरा बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो। और ध्यान रहे, एक चीज ये भी ध्यान रहे कि दौड़ना, दौड़ना जो है ना, कितने लोगों को लगता है कि दौड़ने से फायदा होगा? से यस और नो? इफ यू थिंक रनिंग से फायदा होता है तो आप यस लिखिए, अगर नहीं होता है तो आप नो लिखिए। कोई भी फायदा होता है, ओके। और लोग भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बी एक्टिव। हमको तो लग रहा है कि कहीं सो तो नहीं गए आप लोग। 41 लोग हैं, इसमें एक हमको छोड़ के, अच्छा दो जिन्होंने जवाब दिया, 3 लोग। तो मतलब कि बाकी 37 लोग जो सोए हुए हैं, ऐसा तो नहीं? देखिए, जो जगह यूरोप है ना, या ठंडे जगह है, वहां पर दौड़ना उनके लिए मजबूरी है, हमारे लिए मजबूरी नहीं है, ठीक है। दौड़ना हमारे लिए मजबूरी नहीं, ध्यान रहे इस चीज का। एक्चुअली होता क्या है ना कि, हाँ, जो जगह, जैसे हम लोग ने जो अपना स्टैंडर्ड ले लिया है ना, यूरोप में जो चीज सही हो यहाँ भी सही होगा, वो जगह अलग है, ठीक है। हमें क्या है, ऐसे तो पूरा शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है ना, 25 माइल्स, मतलब इसको 1.5 गुना आप कर दीजिए, तो लगभग 40 किलोमीटर डेली रन करने के लायक है, बना था इसलिए। 40 किलोमीटर डेली रन करने लायक जो है इंसान को बनाया गया है, इतना जो है ताकतवर शरीर है। लेकिन क्या है, रनिंग हमेशा से फायदेमंद नहीं है। जिनको वात की समस्या है, जिनको पित्त की समस्या है, उनके लिए रनिंग फायदेमंद नहीं है। वो वॉकिंग उनके लिए सही है। और ऐसे स्पेशली जिनको वात की समस्या है, और हाई बीपी जो है ना, वात रोग में आता है। हम लोग आयुर्वेद में जानेंगे कि हाई बीपी किस कैटेगरी में आ रहा है, वात रोग में। ये पित्त में भी आता है, वात में भी आता है, ठीक है। कफ के कारण भी बीपी हाई हो सकता है, वात के कारण भी हो सकता है, पित्त के कारण भी हो सकता है। तो आपको देखना आपका शरीर क्या है, क्या आपका शरीर बहुत पतला दुबला है, ठीक है, तो वात के कारण हो सकता है। मीडियम है तो पित्त के कारण हो सकता है, और शरीर मोटा है तो कफ के कारण हो सकता है। कफ जो है घटाने के लिए आप दौड़ सकते हैं, कफ घटाने के लिए आप दौड़ सकते हैं। वात पित्त नॉर्मल आपको हम बता दें, ठीक है। जो पतले लोग होते हैं ना, उनमें वात ज्यादा होता है, ठीक है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें कफ ज्यादा होता है, और जो मीडियम वाले लोग होते हैं उसमें दोनों बैलेंस रहता है, वो पित्त वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो शरीर बहुत गर्म है, या वात की समस्या है। वात की समस्या ज्वाइंट्स पेन भी होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइंट्स पेन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, ठीक है। और ये प्रचारित कर दिया गया है कि दौड़ने से आपको सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, हर व्यक्ति का डाइट चार्ट अलग होता है, एक्सरसाइज प्लान अलग होता है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, एक्सरसाइज सबके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
जिनके कफ हो उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो वात और पित्त वाले लोग क्या करेंगे, वो ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जो स्लो हो। वात वाले लोग जो हैं, जो पतले लोग हैं, ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जो स्लो हो, ठीक है, जैसे आराम से सूर्य नमस्कार कीजिए, योग कीजिए, ठीक है। वात वाले लोग, पित्त वाले लोग क्या करें, ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे पसीना निकले। दौड़ने की जरूरत नहीं, एक ही जगह जो है आप एक्सरसाइज करके शरीर का पसीना निकालिए, क्योंकि पित्त आपको है ना, ठीक है। और जो कफ वाले लोग हैं, कफ वाले लोग हैं, वो दौड़ें, शरीर पूरा जो है पसीना निकालें, ये उनके लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ रौनक जी, आप अपने सवाल लिख सकते हैं, हम आपको जो वात पित्त कफ है वो क्या करें। अच्छा, किसी का तीनों सन्निपात होता है, तीनों सन्निपात होता है, तो उनको तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा में वात उनका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा में कफ बढ़ जाएगा, थोड़ा सा में पित्त बढ़ जाएगा, ये तीनों सन्निपात हो जाता है उनमें। जब तीनों एक साथ कुपित होते हैं तो कहते हैं सन्निपात होना, तो सन्निपात हो जाता है। तो वैसे लोगों का क्या करना, तो उनको संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी चीज करेंगे मॉडरेट वे में करेंगे, मतलब दौड़ेंगे तो दौड़ लिया, चलो ठीक है, हल्का फुल्का, अब ज्यादा वो भी नहीं करेंगे। बैठ के अभी नहीं रहेंगे ज्यादा, नहीं तो कफ बढ़ जाएगा, ज्यादा दौड़ेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। तो उनको थोड़ा समझ कर आना पड़ेगा, मतलब हम लोग क्या है ना, खुद को समझें और उसके हिसाब से अपना एक्सरसाइज प्लान जो है तैयार करें, ये हमारे कहने का मतलब, ठीक है। तो 150 मिनट जो एक्सरसाइज जो है कहा है, मॉडरेट इंटेंसिटी और एरोबिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, स्पेशली जो है, थोड़ा लंबा समय लीजिए लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, मेरे हिसाब से समय दीजिए, हड़बड़ी नहीं। आप यहाँ हड़बड़ी दिखाइएगा ना तो फिर आपको आगे बहुत नुकसान होगा। हमारी एक लाइफ टाइम मेंबर है, शायद रीता जी ने फोन किया था, उनके हस्बैंड जो है डेली जो है 2 घंटा दौड़ते थे, उनके घुटने इतने जाम हो गए हैं कि डॉक्टर कर ये कर देंगे वो कर देंगे तभी ठीक होगा। मतलब उनको एक्सरसाइज ओवर एक्सरसाइज करने से हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हमने बात की, उनको एक्सरसाइज करने से समस्या आई हुई है। तो रेस्ट करना भी जरूरी है, वाद वाले लोगों को रेस्ट करना भी जरूरी है, ठीक है। हम योग के बारे, अभी योग बता दें कौन कौन से योग कीजिए, आप वो योग रेगुलर कीजिएगा। तो कैसे करें, जो देखिए जो मीडियम होते हैं ना, उनकी पित्त प्रकृति होती है, मध्यम शरीर जिनका होता है, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, उनकी प्रकृति जो है पित्त प्रकृति है, ठीक है। और जो मोटे हैं कफ प्रकृति है, और जो पतले हैं वात प्रकृति है, यही हम बता रहे हैं आपको बार बार। इसमें एक आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेद का एक फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। ये 8 बजे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो नहीं होगा, लेकिन क्या है ना, मेरे ख्याल से 8 बजे वाला क्लास है ना, उसमें वात पित्त कफ को हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, जिस तरह से हमने बेसिक साइकोप्रेशर का बताया उसी तरह से बेसिक आयुर्वेद भी करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, यस लिखे, तब फिर हम लोग उस पर काम करते हैं। नई पीपीटी बनाएंगे, पीडीएफ तो बना हुआ है। ओके, तो 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा सभी, आज नहीं, ठीक है। आज नहीं रहेगा, लेकिन क्या है, ये रहेगा, ठीक है। आज के टॉपिक को थोड़ा और ले लेते हैं। तो मेंटेन करना हेल्दी वेट को, बीएमआई को, बीएमआर को मेंटेन करना, ठीक है। वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी आपको बीपी को बढ़ाएगी। अल्कोहल जो है यूरोप में एक नॉर्मल फैशन है, तो वहां शरीर को गर्म रखना है, तो इसलिए वो पीते हैं, वो दौड़ते हैं, शरीर को गर्म रखना, उनकी प्रकृति कफ की होती है। लंबे चौड़े होते हैं, कफ के कारण ही तो लंबे चौड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं कफ प्रकृति वाले,
ठीक है, हमारी प्रकृति जो है ना कैसी है, इंडिया में जो मैक्सिमम जो लोगों की प्रकृति होती है ना, वह है पित्त की प्रकृति। ठीक है, तो स्मोकिंग छोड़ना होगा, तनाव जो है छोड़ना होगा। अच्छा, तनाव ऐसे मतलब छूट, मतलब कह दिया कि तनाव छोड़ देना तो छूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रोसेस है उसका, उसके थ्रू जाना होगा। चाय कॉफी बंद कर दीजिए, चाय से कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ एक्चुअली क्या है ना, कितने लोगों को चाय की एडिक्शन है, यस या नो बोलिए। अच्छा, हमको लग रहा है कि कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, होने पर भी कोई नहीं बोलेगा। देखिए, आपको एडिक्शन जो है ना एक्चुअली चाय का नहीं है, इसको समझ लिया अच्छे तरीके। चाय का एडिक्शन नहीं है आपको, जिनको लगता है चाय का एडिक्शन है, चाय का एडिक्शन नहीं है वो है अफीम का एडिक्शन। आप जो चाय पीते हैं ना, एक कॉमन ट्रेड के रूप में उसमें अफीम मिलाई जाती है, और उस अफीम का नशा जो है आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आप उसको चाय समझ के पी रहे हैं, वो अफीम है। ठीक है, नहीं तो इतना ज्यादा असर नहीं करता, क्योंकि अफीम है तो असर है। अब समझ लीजिए कितना खतरनाक है, अफीम मिलाई जाती है उसमें। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर को घर पे ही नापिए, ब्लड प्रेशर को घर पे ही मॉनिटर करते रहिए। नापने वाला जो है बहुत सिस्टम आसान है, उसको आप ले सकते हैं। मेडिकेशन, दवा लिया जा सकती है, आयुर्वेदिक दवा लीजिए। ठीक है, एलोपैथिक दवा को हम समर्थन नहीं करते। देखिए, अदरक, इलायची, लौंग सब कुछ बनाइए, ठीक है, सही है, लेकिन चाय पत्ती को आप समझ लीजिए ना, उसमें ऑलरेडी अफीम मिलाया ही जाता है ताकि आप उसके नशे का आदी हो। कॉमन प्रैक्टिस है ये। और जिसके यहाँ का चाय आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना, उसके साथ वही वही कारण। रेगुलर मेडिकल चेकअप, हालांकि लोग कहते हैं, हम इसको ज्यादा आपको समर्थन नहीं देते हैं। मेडिकल चेकअप का मतलब ही है कि अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं तो आपको बीमारी दिखा दी जाएगी, उसके बाद आप वो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी सोच से पैदा होती है। सोडियम इंटेक, ठीक है, सोडियम कम लेना है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड हम लोग जिसको कहते हैं, वो जंक, और नाम ही जंक है तो कैसा रहेगा। ठीक है, अगर नाम में ही जंक है, ठीक है। देखिए, रेगुलर चेकअप नहीं करवाना चाहिए, एक्चुअली है क्या ना, हम लोग किसी चीज को बार बार देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। आपको चेकअप नहीं कराइए, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, कोई आपको सिम्टम नहीं है, और 2-4 बार आप चेकअप करवा लीजिए, डॉक्टर बोल देगा ये है, अब आपके मन में वो सिम्टम्स आने लगेंगे। तब इस पर चर्चा करें कि हर जो चेकअप है उसमें कुछ न कुछ फॉल्सिटीज होती ही है, गड़बड़ी होती ही है। ठीक है, तो एक ट्रैप है वो, और ऐसा नहीं है कि चेकअप नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ ट्रैप है। जिस तरह से आपको बार बार जानकारी दी जा रही है कि रेगुलर चेकअप कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीबीसी करवा लो, कंप्लीट ब्लड काउंट, पूरा बॉडी चेकअप करवा लो, ठीक है, करवा लीजिए। तो वो जानकारी जिस तरह से आपको दी जा रही है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम भी आपको हर जो टेस्ट है उसके बारे में, जो गलत चीजें हैं उसको बताएं, अच्छी चीजें हैं वो भी बताएं और गलत चीजें हैं वो भी बताएं। हम वन साइडेड होकर केवल अच्छी चीजें नहीं बता सकते, नहीं केवल गलत चीजें बताएंगे, दोनों तरह की चीजें कोशिश करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स रखने का। हाँ, ये दोनों चीजें, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब आप जानिए, आप चेकअप कराइए, लेकिन हर चेकअप के साथ अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, ये आपको मालूम हो, और जो हम जान रहे हैं वो आपको बताएं। ठीक है, तो वो जान के आप कीजिए, ये हम चाह रहे हैं। तो आयुर्वेद भी देखिए, आयुर्वेद क्या कहता है, ठीक है, ये एक वात रोग है, मोस्टली ये वात से जनित है, क्योंकि बीपी बढ़ जाना, गति जहां पर है, गति, स्पीड, स्पीड जो है वात है, स्पीड क्या है, वात है, स्पीड बढ़ेगा मतलब वात बढ़ेगा, तो ये वात रोग में काउंटिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जिससे हम वात को मेंटेन कर सकें। तो इसमें क्या है, स्पेशली डाइटरी रिकमेंडेशन क्या है, सोडियम वाले फूड तो नहीं खाने हैं, ठीक है, नमक वाली चीजें दूर करनी है, ठीक है, और पोटेशियम वाली चीजें ज्यादा यूज करनी है। जैसे आप बनाना ले सकते हैं, बनाना में बहुत पोटेशियम, पालक है, ऑरेंज है,
ठीक है, जिससे आपका पोटेशियम का लेवल बेहतर हो। पहला चीज ये। अब कुछ मसाले हैं जैसे गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, अच्छा दालचीनी बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को लो करने में। अदरक काम करता है। अदरक इवन हार्ट अटैक आ सकता है उसमें, अगर अगर अदरक चबाइएगा ना तो आपको हार्ट अटैक से भी छुटकारा मिल सकता है। इमरजेंसी में भी यूज होता है ये अदरक या स्वीट पोटैटो। तो ये जो कुछ मसाले हैं उनको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए डाइट में। तीसरी चीज, पहले तो सैल्टी फूड को अवॉइड कीजिए, दूसरा फ्रूट विटामिन ये पोटेशियम रिच फूड लीजिए, तीसरा मसाले यूज कीजिए, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, सिनेमन, दालचीनी हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए। पानी पीने से क्या होता है कि टॉक्सिन जो है बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है लेकिन हम अपनी बात को रखना चाहेंगे। आप ऐसा खाना खाइए जिसमें खूब पानी हो। पानी अलग से पीने की जरूरत ना पड़े। खाना जो है आपका ऐसा हो जिसमें खूब पानी हो और आपकी प्यास उसी से मिट जानी चाहिए, अलग से प्यास ना लगे। तो हाइड्रेटेड होने का ये एक तरीका है। और वो तरीका क्या है, जो आप ऐसे भोजन कीजिए जिसमें फल सलाद खूब मात्रा में हो, तो उसमें पानी खूब होता है। खीरा खाइएगा उसमें 90% पानी होता है। तो ये जो क्या है ना, हम इतना खाना खाएं, मतलब वाटर इनटेक वाला खाना खाएं कि हमको अलग से पानी पीने की जरूरत ना पड़े। ये बेस्ट चीज, बेस्ट प्लान है, ठीक है। इस चीज पे काम कीजिए, आपको प्यास अलग से लगेगी ही नहीं, आप उतना जो हाइड्रेट हो जाइएगा वो खा के ही, ठीक है। डीआईपी डाइट जो स्वरूप सर बताते हैं उसमें भी बेसिक फंडा यही है कि आप जो है ना मतलब कि भोजन से ही जो है इतना पानी ले लीजिए कि अलग से पानी पीने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। लाइफ स्टाइल में क्या है कि योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ताइची कीजिए, ठीक। अब ये ताइची का जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है, ताइची बहुत सारे लोग जो है हम कई दिनों से बताते आए हैं कि ताइची करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन बता नहीं रहे। ये भी हमें सोचना, ये ताइची हमारा, हमने ताइची सीखे हुए हमें कम से कम तो 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। मार्शल आर्ट में क्या होता है ना, जिस कराटे या कुंग फू आप सीख लियो, तो हमारा जो स्टाइल था वो शाओलिन कुंग फू था। ये मतलब वन ऑफ द डेडली फाइटिंग स्टाइल कहलाता है। इतना खतरनाक फाइटिंग स्टाइल, लेकिन गड़बड़ ये क्या है, जब आप छोड़ देते हैं ना तो फिर आप धीरे धीरे जीरो पर पहुंच जाते हैं। ताइची क्या है, एकदम स्लो मोशन में किया जाता है, स्लो मोशन में। और इसका फाइट भी इतना खतरनाक होता है ना, एक मतलब कहीं पर आप पुश कर दें तो व्यक्ति का बॉडी का ब्लड ही जम जाए। तो ये ताइची जो है, इसमें फायदा ये है, कराटे कुंफू और योग वगैरह से ये डिफरेंट क्यों है। ताइची के बारे में, ताइची हमने शायद परसों डिस्कस किया था, परसों या कल रात को, ताइची करने के लिए। ताइची में क्या है, वो स्लो मोशन में होता है, पहली चीज। और जिस तरह से मतलब कि हार्ट के लिए योगा है, और आपका आर्थराइटिस के लिए योगा है, सब चीज के लिए योगा अलग अलग है ना, उसी तरह से अलग अलग ताइची भी है। हर बीमारी के लिए ताइची भी है, हर बीमारी के लिए ताइची है, ठीक है। तो ताइची कर सकते हैं, ताइची कर सकते हैं, परसों शायद बताया था मैंने। तो ताइची के एक्सरसाइज जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है ना, फिर वो एक अलग, इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए, फिर उसमें एक ये भी ऐड हो जाएगा, तो और भी आप लोगों का समय जो यहीं पे लगा हुआ रहेगा। लेकिन वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ताइची करने से बहुत फायदा होता है, हमें डायबिटीज में जो है ताइची से ही फायदा मिला, ठीक है। हमने सिर्फ डीआईपी डाइट और ताइची यूज किया, 491 प्लस हमेशा रहता था, ठीक है। और वो स्ट्रेस के कारण था, हम भी जान रहे थे, लेकिन ले नहीं पा रहे थे मतलब एक्शन। तो 3 महीने में हमारा नॉर्मल हो गया। तो ताइची हमने किया आधा घंटे 1 घंटा। ताइची एक ऐसी कंडीशन है ना, आप करने लगिएगा ना तो ये समाधि में आप चले जाइएगा। इसको कहते हैं मेडिटेशन इन मोशन। जब आप इसको कीजिएगा ताइची को, तो आपको लगेगा कुछ नहीं कर, बस यही करते रहे। जिस तरह आप ध्यान में चले जाते हैं, लगता है इसी तरह बैठे रहे, उसी तरह ताइची होता है। तो बहुत मजेदार है, ठीक है, जरूर कीजिए। वीडियोस आपको मिल जाएंगे गूगल कीजिएगा तो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा जो एक्सेसिव एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज भी नहीं करना है, ध्यान रहे इसमें, ठीक है। योग करना है, प्राणायाम करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, मतलब प्राणायाम से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। एक सिंगल प्राणायाम से भी आप जो चाहे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आयुर्वेदिक थेरेपी जैसे अभ्यंग, मतलब तेल से मालिश करना, ठीक है। तो अभ्यंग करवा सकते हैं, पंचकर्मा जो करवा सकते हैं, षटकर्म करवा सकते हैं, जो आयुर्वेद में जो है
पंचकर्म के बहुत सारी जगह हैं, अपने आसपास देखिएगा, सर्च कीजिएगा। अब तो ये जो है काफी कॉमन हो गया है, आपको मिल जाएगा वहाँ। पंचकर्म करवाइएगा तो पंचकर्म से भी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, उसमें मेन जो कंपोनेंट है ना, ये अश्वगंधा है, ठीक है। तो ये जो है तनाव को दूर करता है। सबसे बड़ी इसका फायदा क्या है, ये तनाव को दूर दूर करता है। तनाव को दूर करने के लिए अश्वगंधा सबसे बेस्ट मेडिसिन है। बस शर्त यही है कि आपको ओरिजिनल मिले, क्योंकि आपको कहा जाएगा अश्वगंधा और वो अश्वगंधा होगा नहीं, तो फिर आप कहिएगा कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। एक चाइना में जड़ी बूटी है जिनसेंग, बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, ठीक है। चाइना ने उसको ऐसा मार्केटिंग कर दिया है ना, ठीक है, कि जिनसेंग जो है, ये जो मेडिसिन के नाम पर ही लोग कहते हैं कि हाँ ये तो एक जादुई चीज है, जादुई जड़ी बूटी। लेकिन हमारा जो ऑलरेडी हम लोग का ये अश्वगंधा उससे ज्यादा बेहतर है, लेकिन भारत सरकार मार्केटिंग नहीं कर पाई सही से इस लेवल पे, ठीक है, इसलिए जिनसेंग ज्यादा पॉपुलर है अश्वगंधा से, लेकिन ये काम करता है। अपने क्वेश्चन होंगे आप राइट डाउन कर लीजिए, उसका जवाब दे देंगे, ठीक है रौनक जी। तो अश्वगंधा बेहतरीन, इसके पत्ते भी आप चबा सकते हैं, ऐसे कच्चा भी चबा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बहुत सारी ब्रीड है इसमें, उसमें जाएंगे तो हम लोग ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरा अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल जो है, आ, इसका छाल को जो है सुखाकर जो है छाव में सुखाकर जो है रख लिया जाता है, तो काढ़ा बना कर पिया जाता है, ठीक है। ये बेहतरीन काम करता है, ये पूरे बॉडी का एसिडिटी को कम करता है, अल्काइन करता है पूरे बॉडी। तो आप ये ले सकते हैं। अश्वगंधा का छाल का पाउडर आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। अर्जुन को आज के नाम से पतंजलि में मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी, ये तो हर मतलब कि आप आसपास देखिएगा, आपके गांव में ही अगर है तो तालाब के आसपास जो है ब्राह्मी जो है मिल जाता है, ठीक है। ये ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है, ब्रेन के लिए बहुत बड़ी टॉनिक का काम करता है, ठीक। ये सभी दवाएं जो है आपको किसी भी दुकान में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है पंचकर्म तो हमने कहा ही। फुट मसाज जो है, तेल से मसाज करने से आप सोते हैं उसके पहले बैठ जाइए, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और पैर के तलवे में लगाकर अच्छे से मसाज कीजिए, ठीक है। ये सेल्फ मसाज है, ये आपको बीपी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम आएगा, ठीक है। ले सकते हैं, देखिए समर में भी ले सकते हैं और लेना ही चाहिए, अर्जुन की छाल ले सकते हैं। तो ये हो गया। और अच्छा हो किसी डॉक्टर से मिलके कुछ प्रिस्क्रिप्शन बना लीजिए अगर आपको बीपी है या किसी को भी बीपी है तो, ठीक है। अगर आप चाहते कि नहीं आप ही बता दीजिए तो कि हम आपको बता देते हैं। एक जनरल, हाँ पहले एक डाइट बता दें आपको। पहले जो है सबसे पहले एक जनरल आयुर्वेदिक डाइट जो है, ये चार्ट जो है ना आपके डॉक्टर पास जाएगा तो मोटा मोटी इसी तरह का कुछ डाइट देगा आपको, ठीक है। सुबह में जब आप उठते हैं, ठीक है, तो गर्म पानी जो है उसमें नींबू निचोड़ कर जो है आप पी सकते हैं, ठीक है। ये डाइजेशन भी ठीक होगा, बीपी में भी कंट्रोल करेगा। तो सुबह में दलिया लेना है आपको। सुबह में क्या लेना है, दलिया लेना है, ठीक है। ओट्स ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मसाला ओट्स लेते हैं टेस्ट के लिए, तो सही है, टेस्ट के लिए ले रहे तो ठीक, लेकिन आप चाहते हैं तो सादा ओट्स लिया कीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं, हल्का। और इसके अलावा और भी आप गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीग्रेन दलिया आता है पतंजलि में, वो भी ले सकते हैं। तो सुबह में जो है दलिया आप लीजिए नाश्ते में, ठीक है। और आप चाहें तो उसके पहले फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। जितना आपका वजन है उसका 1% फ्रूट लिया कीजिए सुबह में, ठीक है। कॉर्न विथ मिल्क ले सकते हैं, लेकिन पहले फ्रूट बोल ले लीजिए। मतलब कि जो आप तीन चार तरह का कच्चा फल सब्जी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। बनाना स्पेशली ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, ठीक है। और जो आप हर्बल टी कर रहे हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, ठीक है, तुलसी जिसमें हो, इसमें चाय पत्ती नहीं होती, ठीक है। हाँ अभी जो डाइट बता रहे पहले उसको ले लीजिए ना। अर्जुन का छाल हमेशा जो है ना खाली पेट लेते हैं, ठीक है।
और जो है इसके बाद जो है आप सुबह में ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ठीक है, अखरोट ले सकते हैं, सब फुला हुआ होना चाहिए। जो भी आपका रहेगा ये आपका ड्राई फ्रूट्स कोई भी ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राई रहेगा तो बीपी बढ़ाएगा, खुला हुआ रहेगा बीपी घटाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पानी में सोख किया हुआ रहना चाहिए। नारियल पानी पी सकते हैं बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, ठीक है। ये जो है आप इसका फॉलो कीजिएगा। दूसरा, लंच में क्या लीजिएगा, ठीक है। तो आप चावल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन होल ग्रेन कुछ भी लीजिएगा, ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, एकदम दरदरा नहीं, ये दरदरा करे, महीन कुछ नहीं लीजिएगा, ठीक। अश्वगंधा आप खाली पेट लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अश्वगंधा जो है खाली पेट लीजिए, ज्यादा अच्छा है, या फिर रात को सोने के समय लीजिए, ठीक है। दूध में मिलाकर आप अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। जिनको वजन बढ़ाना है वो जो है अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं दूध के साथ। उसमें घी 1 चम्मच मिला देंगे तो वजन बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। और जिनको वजन घटाना है वो अश्वगंधा खाली प्लेट लें, खाली पेट, तो वजन घटने में मदद मिलेगी। पानी के साथ लेना है फिर, ठीक है। पानी के साथ लीजिएगा वजन घटेगा, और दूध के साथ लीजिएगा वजन वजन बढ़ेगा। तो अश्वगंधा दोनों स्थिति में काम आएगा, और ये ताकत भी देता है, ठीक है। तो जो दोपहर का खाना खाइएगा, टैबलेट तो मिलता ही है, टैबलेट हमेशा जो है मिलता है, ठीक है। अलग ये पाउडर भी मिलेगा, सुगंधा चूर्ण भी मिल जाएगा आपको, अश्वगंधा का टैबलेट भी मिल जाएगा, कैप्सूल भी मिल जाएगा, ठीक है। पतंजलि में एक दवा आती है अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत को मिलाकर आती है। तो अश्वगंधा मेंटल पावर को बढ़ाएगा, शिलाजीत जो फिजिकल पावर को बढ़ाएगा। अश्वशिला दोनों काम करता है। नहीं तो टैबलेट ले लीजिएगा, ठीक है। टैबलेट जो है उसमें पावर जो है थोड़ा सा कम रहेगा कैप्सूल की अपेक्षा, लेकिन कई बार मतलब उतना पावर भी सबको नहीं चाहिए, मॉडरेट वे में चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा होता है चूर्ण, चूर्ण सबसे अच्छा होता है चूर्ण के रूप में लेना, ठीक है। दोपहर को जो खाना खाते हैं उसमें दाल होना चाहिए, ठीक है। और जिससे आपको प्रोटीन मिलता है उसमें थोड़ा सा घी जो है आप मिलाकर डालिए, क्योंकि घी से आपको मिलेगा हेल्दी फैट। मतलब ये दोपहर का खाना जो हाई ले रहे हैं उनके लिए, हाँ कहीं से भी ले सकते हैं, पतंजलि से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहला तो क्या है कि आप जो है वेजिटेबल आप लीजिए, ठीक है। ओके ओके, सप्लीमेंट्स के लिए, ठीक है ठीक है, क्यों नहीं, ठीक है। तो दोपहर का खाना देख लीजिए, इसमें आपको पालक हो सकता है, ठीक है, गाजर का वो सब्जी हो सकती है, हल्का मतलब कि कुक किया हुआ, ठीक है। दाल आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, ठीक है। सलाद आप ले सकते हैं जिसमें खास तौर पे खीरा होता हो, ठीक है। तुलसी के ये तुलसी का चटनी आप ले सकते हैं, धनिया का, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। मिंट का भी आप ले सकते हैं, ये काम करता है, ठीक है। और नमक ज़्यादा यूज नहीं लेना है, ठीक है। और आयुर्वेदिक स्पाइसेस जो है, जो हमने बात की, ये शीत करने वाले हैं, ठीक है। जीरा हो गया मतलब कि, और धनिया हो गया, सौंफ हो गया, हमने पुदीना भी बोला, ये सब क्या है ना, ठंडा करने वाले होते हैं, ठीक है, गर्मी को कम करने वाले होते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अगर आप बाद जो है फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट सलाद ले सकते हैं, ठीक है। डिनर में भी जो है मतलब कि, चलिए, मिलेट का भी यूज बताया गया है, ठीक है, आप ले सकते हैं। हालांकि मिलेट अभी हमने पर्सनल यूज नहीं किया है, ठीक है, इसलिए हम अभी एकदम नहीं बता सकते, लेकिन लोगों के रिजल्ट अच्छे भी हैं, और कुछ रेगुलर मतलब कुछ नॉर्मल रिजल्ट भी हैं, दोनों तरह के रिजल्ट हैं, ठीक है। खाते समय जो है उसमें हल्दी वाला जो है दूध जो है आप यूज, हल्दी वाला दूध जो है आप ले सकते हैं, उसमें आप हनी मिला सकते हैं, मतलब कि अम, एक
ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक दिन जो है ना इसके बारे में, क्योंकि ये जरूरी हो गया है कि मिलेट्स के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उसको डिस्कस करके एक फाइनल कंक्लूजन पे आना जरूरी है। बाकी सभी लोगों को जो मिलेट्स की जानकारी मिलनी चाहिए। हालांकि श्वेता मैम थी तो रेगुलर जो है क्लास लेती थी मिलेट्स का, तो अभी उनका चूंकि नया स्कूल खुल गया है उसमें बिजी है, तो अभी क्लास में नहीं आ पा रही है। लेकिन इस पे हम लोग जो है जरूर जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो रात को सोने से पहले जो है ना दूध ले लीजिए, उसमें आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी जो है ब्लड को पतला रखता है। ठीक है, इन्फेक्शन को दूर करता है, तो ये बहुत ही लंग्स के लिए भी ये फायदेमंद है। तो हल्दी, ठीक है, उसमें आप डालकर जो है शहद मिला लीजिए उसमें, आपको अगर मिठास चाहिए तो। ठीक है, और जब भी प्यास लगे ना, स्पेशल एडवाइस, जब प्यास लगे तो पानी पीने की जगह खीरा, ककड़ी, कुछ इस तरह का जो है खा लीजिए, जिससे उससे आप प्यास बुझाइए। ठीक है, भोजन में अदरक, हल्दी, लहसुन का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन से और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक, जितना भी प्रोसेस फूड हो कम से कम लीजिए। ठीक है, वेट को मेंटेन कीजिए, बहुत ज्यादा खाना और बहुत कम खाना दोनों को अवॉइड कीजिए। नशा किसी भी सूरत में नहीं करना है। ठीक है, और चबा चबा कर खाना, जितना चबा चबा कर खाइएगा ना उतना ही ज्यादा आपको उस भोजन का रस मिलेगा। देखिए, 6 रस होते हैं, मतलब रस जो है 6 होते हैं। कटु, तिक्त, कसाय, कड़वा, तीता, कस्सा। उसके बाद मीठा, नमकीन। ठीक है, हो गया, खट्टा हो गया। ये 6 तरह के रस हुए। लेकिन क्या है ना, जब आप स्वाद में ये आता है ना, जब आप किसी भोजन को बार अच्छे से चबाइएगा ना, तो आपको एक उपरस भी मिलेगा। मतलब 6 रस का 6 उपरस भी होता है। मीठा खा रहे हैं ना, मीठा चबाते चबाते आपको एक और रस मिलेगा जो मीठे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मीठे जैसे ही हो लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मतलब कि आपको चबाने से वो उपरस मिल गया। उपरस मिलने का मतलब वो भोजन जो है आपकी जुबान में लगभग पच चुका है। ठीक है, तो उपरस जब आपको प्राप्त होता है तब आपको मिलती है संतुष्टि। जब आपको उपरस जो है आपको मिलेगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी, फिर वो भोजन आपके लिए साथ में हो गया, मतलब शरीर के लिए हो गया। वो आपका भोजन शरीर का हिस्सा हो गया, साथ में होना। ठीक है, तो भोजन चबा चबा खाइए, स्पेशली बाएं तरफ से चबा चबा के खाइए। बाएं तरफ से चबा चबा खाइए, बाएं तरफ से। और स्पेशली जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको बाएं तरफ से ही चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ, तो मधु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये आपका जो है सटरस हो गए। ठीक है, और उपरस भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये बाएं तरफ जो है ना चबाने से जो है, ठीक है, आपका जो शुगर है ना, एक्चुअली माना जाता है प्रेशर में, ठीक है, कि शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो आपके बाएं तरफ से बाएं तरफ से सेक्रेट होंगे। ठीक है, जो लार जो बाईं तरफ से आएगा ना वो आपको ज्यादा डाइजेस्ट करने में मदद करेगा फूड को। ठीक है, जो इंसुलिन की जरूरत है आपको यहीं पे पूरा हो जाएगी। ये मतलब कि कॉन्सेप्ट दायां और बायां बॉडी में अलग अलग होता है। जैसे बॉडी का जो बायां भाग होता है वो यांग होता है और दायां भाग यिन होता है। ठीक है, तो बायां बॉडी में जो कुछ हो रहा है ना दायां बॉडी में उससे डिफरेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है, दाएं बायां हमेशा अलग अलग रहेगा एक्यूप्रेशर के बिहाफ से। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बाकी जगह में भी है, थोड़ा अलग अलग डिफरेंट नाम से होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है। और आराम से सुखासन में बैठिए, योग करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें आप देखिए खास तौर पे हमने वही लिए हैं जो बहुत ज्यादा जो है आपको मेहनत नहीं करना वाले, तो माइल्ड एक्सरसाइजेस लिए गए। तो सुखासन में जो आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। आराम से बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान लगाइए और बैठे रहिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है। बालासन, बालासन जब आप करते हैं आपके हार्ट की मालिश हो जाती है। जैसे हार्ट भी एक मसल है और ये सही रहेगा तो आपका जो है पूरा बॉडी सही रहेगा, सर्कुलेशन सिस्टम सही रहेगा, तो इसकी भी मालिश होनी चाहिए। तो बालासन जो हम लोग करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हृदय की मालिश होती है। ये अंदर तक हृदय की मालिश करता है, इसलिए बालासन करना जरूरी है। और कहा जाता है हृदय से, हृदय जो है
अहंकार, हृदय में जब अहंकार हो जाता है ना, तो हृदय में समस्याएं बढ़ जाती है ना। बालासन क्या करता है, अहंकार को कम करने का काम करता है। किसी के हृदय में ज्यादा अहंकार हो गया तो बालासन करने से वो अहंकार कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए, अपने ईगो को मेंटेन करना भी जरूरी है। इसके अलावा जो है मार्जार आसन, ये जो बिल्ली वाला जो आसन है, ठीक है, कैट का पोज, ये भी आपको काम करता है, बहुत ही ज्यादा काम करता है बीपी को मेंटेन करने में। और पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, ये आसन है। ठीक है, शिव जी ने कहा था माँ पार्वती को कि जो व्यक्ति ये आसन कर सकता है उसको कभी भी कोई काल जो है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मतलब बाद में समझ में आया कि एक्चुअली काल कहाँ था, काल स्पाइन में होता है, जो किस्मत होती है काल होता है, वो होता है रीढ़ की हड्डी में। तो रीढ़ की हड्डी से फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी जो है फ्लेक्सिबल होती है ना। तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि रीढ़ ही आपका फ्लेक्सिबल है। रीढ़ जिसका फ्लेक्सिबल नहीं है उसी को काल बिगाड़ता है। वही स्टिफनेस पैदा करता है स्पाइन में किसी किसी पार्ट में, तो जिससे हम काल की समस्या करते हैं। ठीक है, तो ये करने से काल की समस्या नहीं होगी। और स्पाइन का भी इसी से जुड़ा हुआ है, हार्ट के लिए ये भी बहुत अच्छा काम करता है। बालासन की तरह ये भी जो है आपके मन की दूषित मतलब दूषित चीजों को, टॉक्सिन्स को बाहर करता है। और कोबरा पोज, भुजंगासन, वन ऑफ द बेस्ट पोजेस। ठीक है, ये भी आपको जो है इजी वे में कीजिए, रिलैक्स वे में, ठीक है, काम करता है। सेतु बंधासन, ठीक है, वृक्षासन, सेतु बंधासन, ये हुआ, लेट जाइए आराम से और इस तरह से कमर को ऊपर कीजिए। ये लंबर के लिए विशेष तौर पर एक्सरसाइज माना जाता है, और हार्ट के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसमें हार्ट हार्ट पर जो है ना ब्लड का फ्लो जो है बढ़ता है, हार्ट को ज्यादा ब्लड मिलता है और इसे एनर्जी मिलती है। वृक्षासन, इससे बच्चों को कराइए, उससे कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ेगा, ध्यान लगेगा और मन की शांति मिलेगी। तो ये बड़े भी करेंगे तो भी उनको मन की शांति मिलेगी, तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अनुलोम विलोम, एक सिंगल ऐसा मतलब कि आपका एक्सरसाइज कर लीजिए, आसन प्राणायाम जो भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपको केवल अनुलोम विलोम करने से आपको बीपी से राहत मिल जाएगी। मतलब ये इतना इफेक्टिव होता है। ठीक, कितना कीजिए, 20 मिनट कीजिए आराम से, आराम कर सकते हैं 20 मिनट। और शवासन है, ठीक है, शवासन, सबके जैसे लेटे रहना है। और शवासन का आपको मतलब कि रिकॉर्ड मिल जाएगा, हेडफोन लगा कर जो है, और उसको सुनिए और लेट रहिए। ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन का यूज कीजिए इस शवासन में। योग निद्रा जो है हम लोग पहले करवा रहे थे रात को, 1.5 से 2 घंटा जो है योग निद्रा का सेशन चलता था, और बहुत ही रिलैक्सेसिंग होता था। तो ये करवाया जा सकता है, ठीक है, खुद भी कर सकते हैं। शवासन कर कीजिए अगर योग निद्रा नहीं कर सकते, योग निद्रा में समय लगता है। अब कुछ मुद्राएं हैं, जैसे सबसे पहले तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा ब्रेन से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है और मन से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम है सबके लिए काम आता है। मन से जुड़ा हुआ जितनी समस्या है वो ज्ञान मुद्रा से ठीक होती है। ठीक है, उसके बाद जो है अपान मुद्रा, ये प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा जो है ना वो शरीर में प्राण वायु का संचार करता है। इसमें इसको करने से जो आपको एनर्जी भोजन से और हवा से मिलती है, केवल वो जो है मतलब भोजन हवा से क्या मिलता है, प्राण, ये प्राण आपको मिल जाएगा। ये सबसे लास्ट में करना चाहिए मुद्रा। जब भी आपको मुद्रा कर लीजिए तो सबसे लास्ट में प्राण मुद्रा करना, 5 से 10 मिनट के लिए। इससे जो भी आपने मुद्राएं की है ना उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और एक मुद्रा जो आप इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं, तो किसी को हार्ट अटैक आने वाला है ना, ये अपान वायु मुद्रा कर लेगा तो उसका हार्ट अटैक भी रुक सकता है। ये इतना ही इफेक्टिव होता है अपान वायु मुद्रा, हृदय को मजबूती देता है। ठीक है, और ये उतना मतलब मजबूत करता है ना, मतलब कि हार्ट को प्रॉब्लम दूर करता है। हार्ट अटैक भी आने वाला हो भी कम करेगा। उसके बाद जो मुद्रा आती है वो है शून्य मुद्रा। यह शून्य मुद्रा जो है आकाश तत्व को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यह जो है आपको मन को शांत रखता है। देखिए आकाश क्या होता है ना,
आकाश, जितना ज्यादा आकाश रहेगा ना आपके पास, उतना ही मन जो है शांत रहेगा। जैसे एक रूम है, उसमें कम से कम चीजें, आप उसमें जब रहते हैं ना, तो आपको रिलैक्स फील होता है। और उसी रूम में बहुत सारा सामान रख दिया जाए, या फिर जो लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो आपको क्या बेचैनी महसूस होती है ना। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व घटने से मानसिक समस्याएं पैदा होती। तो शून्य मुद्रा करने से हमें वो आकाश तत्व की प्राप्ति, ठीक है, आकाश तत्व की प्राप्ति होती है शून्य मुद्रा करने से। तो शून्य मुद्रा जो है करने से आपको बेचैनी, मानसिक समस्याएं में राहत मिलेगी। जो जरूरी मेडिसिन जो नॉर्मली ये है, एक्चुअली होता क्या है ना, पतंजलि में सभी डॉक्टर्स को कुछ एक बेसिक चीजें पढ़ाई गई हैं, है ना। जो कुछ डॉक्टर होते हैं ना, थोड़ा बेहतर जानते हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर दवाएं देंगे, ठीक है, वो कंपोजिशन बना कर देंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आप ऐसे डॉक्टर से मिले हैं जो बस उसने ट्रेनिंग ले ली है और अपना प्रैक्टिस बहुत कम है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाला है सब जगह, भारत में कहीं भी जाइए, भारत के बाहर भी जाइए, मिलने वाला यही प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कि आपको अर्जुन क्वाथ लेना है, ठीक है। तो कितना लेना है, ऐसे 300 ग्राम का एक पैकेट आता है, ठीक है। इस 4 कप पानी लेते हैं। अगर आपके पास दूध है तो दूध के साथ ले सकते हैं। 1 कप दूध, 3 कप पानी, ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच जो है डाल देते हैं, 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम, और पकाना है, ठीक है, जब तक जो है ये आधा से कम न रह जाए, ठीक है। तो उसको फिर जो है छान के पीना है आपको, अर्जुन का, ठीक है। खाली पेट ही पीना है, इस चीज का ध्यान रखें। शाम को भी लेना है तो खाली पेट, शाम का अपना खाने का समय तय कर लीजिए, उसके 1 घंटे पहले पी लीजिए। मतलब कि जब पीजिएगा उसके आधे पौन घंटे बाद जो है ना खाइएगा, बीच में कुछ खाना नहीं, ऐसा ही रखना है, खाली पेट ही खाना है सुबह शाम। और ये भस्म जो है, नॉर्मली देखो यही भस्म आपको मिलता है, ठीक, कहीं भी जाइएगा ना तो यही कंपोजिशन आपको मिलने वाला है। मोती पिष्टी है 4 ग्राम, संगेसो पिष्टी है 10 ग्राम, अकीक पिष्टी है 5 ग्राम, अमृता सत्व जो आप गिलोय का पाउडर करते हैं वो 10 ग्राम, योगेंद्र रस है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन 1 ही ग्राम है, आपको लगेगा 1 ग्राम। और जहर मोरा पिष्टी जो है 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम। तो ये कंपोजिशन देखिए जोड़कर कितना होगा, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 10 29, 1 30, और 10 40, तो 40 ग्राम है। ये टोटल कंपोजिशन कितना हो जाता है, 40 ग्राम। सबको मिक्स कर लीजिए और 60 इक्वल पैकेट बना लीजिए, छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिए, मतलब कि 60 पुड़िया, और एक एक पुड़िया जो है ना, ठीक है, खाना खाने के जो है सुबह शाम जो है खाना खाने के पहले जो है पानी से या शहद के साथ जो है ले सकते हैं, ठीक है। और हृदय का कोई भी प्रॉब्लम हो, हृदयामृत वाटी जो है आप ले सकते हैं, खाली पेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाने के बाद भी लेते हैं कई लोग। तो 40 ग्राम है ना ये जो भी है, ठीक है, वो आप जो है 2 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और आरोग्यवर्धनी वटी जो है, ये भी 2 2 गोली जो है सुबह शाम जो है नाश्ते से पहले ले सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आप इतना सारी चीज नाश्ते खाने के पहले ले ही रहे हैं, तो इसको खाने के बाद ले लीजिए। आरोग्यवर्धनी वटी स्पेशली ये लीवर को जो है ना बहुत मजबूत करता है, ठीक है। तो ये आरोग्यवर्धनी आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ योगेंद्र रस को जो है ना 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम जो है डालने के लिए कहा गया, ये 3 ग्राम। तो वो दरअसल क्या है ना, थोड़ा महंगा होता है, कम ही में काम चल जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपको कंपोजिशन में लेनी है। घी हुआ, तेल हुआ, मैदा हुआ, मतलब ये जो हम लोग व्हाइट चीजें कहते हैं, सफेद घी, ये सफेद ये नमक, सफेद चीनी, ठीक है, सफेद आटा मैदा, उससे आपको जो है थोड़ा परहेज करना है, ठीक है। घी ले सकते हैं, ठीक है, घी ले सकते हैं, असली घी रहेगा तो घी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है घी से, हाई बीपी में, ठीक है। और लेना ही चाहिए, एक्चुअली लेना ही चाहिए जहां तक हम समझते हैं। तो अगर आप बात करेंगे एक्यूप्रेशर के पॉइंट व्यू से,
तो 6 तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। पहला तो है कि अगर एनर्जी आपकी शरीर में सही तरीके से चल रही है, कहीं रुक जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू। अगर यही रुकावट, एनर्जी की रुकावट की स्टैग्नेशन, मतलब एनर्जी की रुकावट अगर लीवर में हो जाती है तो उसको लीवर की स्टैग्नेशन कहते हैं। तब जो है फ्लो जो होता है ना वो रुक जाता है, एनर्जी का फ्लो, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के रूप में दिखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के रूप में। तीसरी हमने बताया कि किडनी जो है ठंडा करता है हार्ट को। किडनी खुद गर्म हो गई है तो वो ठंडा क्या करेगी, तो किडनी ठंडी रहनी चाहिए, तो वो ठंडा नहीं रख सकता है किडनी जो है हार्ट को, तो भी जो है आपका बीपी शूट आउट हो जाएगा। हार्ट जो है, हार्ट मेरिडियन में जो है प्रॉब्लम हो गया, हार्ट मेरिडियन जो है पूरा उस पर जो है ब्लॉकेज, तो एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, मानसिक समस्याओं के कारण, भावनात्मक समस्याओं के कारण ऐसा हो सकता है कि हार्ट मेरिडियन जो इम्बैलेंस हो जाए, उसी से लीवर भी इम्बैलेंस होगा। ये जितने भी समस्याएं आपको बता रहे हैं ना कि स्टैग्नेशन, लीवर की स्टैग्नेशन और हार्ट मेरिडियन इम्बैलेंस, इसका मेन कारण है जरूरत से ज्यादा भावनात्मक होना। जो बहुत ज्यादा भावनात्मक होंगे, भावना के में बहने वाले लोग होंगे ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए। किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं ना, तो हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है, और जब वो चीज हमसे छूटती है तो दुख होता है। और दुख जो है लीवर की स्टैग्नेशन या फिर की स्टैग्नेशन, हार्ट की स्टैग्नेशन की मतलब एनर्जी, स्टैग्नेशन मतलब रुकावट, एनर्जी की रुकावट के रूप में वो चीज दिखती है। और जब कोई चीज जब एनर्जी कहीं रुक जाती है ना, तो उस जगह पर गर्मी पैदा होने लगती है। ठीक है, तो पेट में रुकी तो पेट में गर्मी पैदा हो गई, हार्ट में रुकी तो हार्ट में गर्मी पैदा हो गई, लीवर में रुकी तो लीवर में गर्मी पैदा हो गई। तो एनर्जी कहीं रुक जाती है ना, तो वहां पर हीट पैदा कर देती है। हार्ट में रुकती है तो फिर वो बीपी बढ़ाती है। ठीक है, तो अधिक गर्मी, एक्सेस हीट के कारण ये सब होती है। और स्प्लीन जो होता है ना, स्प्लीन जो क्या है, सही से काम नहीं करता है, तो ब्लड सही से नहीं बना पाता है। ठीक है, ब्लड सही से नहीं बना पाता है, तो क्या होता है ना, कफ जमने लगता है। अगर स्प्लीन जो है सही से नहीं बनाएगा तो कफ जमने लगेगा। यही कफ जो है ना अलग अलग जगह रुकावट पैदा करता है, और ये बीपी को भी बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। अब सवाल है कि कैसे पहचाने कि स्टैग्नेशन है, कैसे पहचाने कि लीवर की स्टैग्नेशन है, किडनी इम्बैलेंस है, क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे। तो सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, और वो सिम्टम्स के अनुसार जो है पॉइंट्स लगाने पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को सजेस्ट किया जाता है। कौन कौन से सिम्टम आएंगे, ये जो है आपके 6 रीजन हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको हम ब्रॉडली, मतलब एक को हम कम कर सकते हैं, 5 ही मान सकते हैं, 5 माने या 6 माने, उसके सिम्टम्स होंगे ना। तो सिम्टम को देखेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि किस कैटेगरी का ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर हाई तो है, लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है, तो वो कैटेगरी जब वो जान लेंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको देंगे। मतलब आप मरीज को देंगे या फिर खुद अप्लाई करेंगे, तो आपको जाना जरूरी है ना कि बीपी तो हाई है, तो बीपी हाई है तो एक टैबलेट दे दिया ये वाला वो ऐसे नहीं करना है। टैबलेट यहाँ नहीं देना है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमें देखना है कि किस कारण से उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। ये 5 रीजन, 6 रीजन बताए जा रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा किसका क्या रीजन है, उसके सिम्टम से समझेंगे। और जब सिम्टम से समझेंगे तब क्या करेंगे, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, कंप्लीट प्रोटोकॉल बताया जाएगा, उसको अप्लाई करेंगे, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल है कितने लोग ये प्रोटोकॉल जो है डिटेल में जानना चाहते हैं। एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट्स जो हैं, डीप डायग्नोसिस, मतलब कहीं भी जाइएगा ना तो इतना उससे डीप डायग्नोसिस नहीं होगा, जो मतलब एक अल्टीमेट ये डायग्नोसिस आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो कल हम लोग, आज जो हमने जहां से स्टॉप किया है ना, कल से वहां स्टार्ट करेंगे। कल डिटेल में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट लगने हैं। ठीक है, तो ये कल का टास्क रहेगा हम लोग का। कल 5 बजे से क्लास रहेगी, कल ये फाइनल रहेगी, 1 से 1.5 घंटे में। हम कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में इसको हम
अच्छे तरीके से समझा सके। अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय लगेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन फैक्ट है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो काफी देर तक आप लोग हैं हमारे साथ, इतनी देर तक बने रहने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। और इसमें कुछ अगर पूछना हो तो ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। अगर हो सकता है किसी ग्रुप में मिले तो उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। और किसी ग्रुप में नहीं मिली तो यूट्यूब पर मिलेगा, यूट्यूब पर भी कमेंट में जाके आप जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। ठीक है। आपका हमेशा स्वागत है इसके लिए। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अब हम लोग कल मिलते हैं। आज तो 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, ऑलरेडी इतने लंबी चौड़ी क्लासेस हो चुकी है। धन्यवाद आप सभी का।